हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4 में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इतने कारक हैं भाई साहब, अभिकारकों का सांद्रण, अभिक्रिया का ताप, अभिकारकों की प्रकृति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, अभिकारकों के पृष्ठ का क्षेत्रफल, विकिरण का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ये 7 कारक हैं जो कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं। हमने इसके पहले लेक्चर 1 कंप्लीट करा दिया था। हमने आपको लेक्चर जो 1 है भाई साहब वो हमने दे दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में देख लेना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर 2 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 2 है। इसको हम चर्चा करेंगे, इसमें हम पूरा प्रभाव समझेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको पूरा समझा दूंगा, हो सकता है कि आपसे याद भी हो जाए, ये कोशिश करूंगा। लेकिन यदि अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हैं तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। इस पर आप कांटेक्ट करके 100 रुपए पे करके आप बेहतरीन रूप से नोट्स ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। भाई मजेदार चीजें हैं, थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। मजा कब आएगा? जब आप अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक अभिक्रिया की, कि जो अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों, जो आपकी अभिक्रिया संपन्न होती है वो किस प्रकार होती है। तो आपका एक होता है अभिकारक, एक होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाता है उत्पाद। सही है। हो सकता है आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर उत्प्रेरक भी सहयोग कर रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक अभिक्रिया संपन्न हो रही है अभिकारक से उत्पाद में। फॉर एग्जाम्पल ए हमारा एक अभिकारक है, ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हम लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ रहे हैं? H2 प्लस O2 ये मिलकर के क्या बनाएगा? H2O। बैलेंसी कराने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो इस पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। समझ रहे हैं? जैसे आपका ओजोन कैसे बनता है? O2 ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन आपका क्रिया करता है और बनाता है क्या? ओजोन। ओजोन का मतलब O3, ये हमारा ओजोन बन गया। तो ये सभी क्या है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये चीज यहाँ पर हम समझेंगे। अब हमने आपको कल बताया था अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं बच्चा लोग? अभिक्रिया की दर बताओ। अभिक्रिया की दर आपको मैंने कल समझाया था कि समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। क्या बोला था मैंने? अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। समयांतराल मतलब समय के साथ अभिकारक के या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। आपको यह भी बताया था मैंने कि अभिकारक, जब भी अभिक्रिया संपन्न होगी तो अभिकारक में कमी होगी। मैंने आपको एक दैनिक जीवन से रिलेट करके बताया था कि दूध में जब आप नींबू का रस डाल देते हो तो दूध किस में बदलने लगता है? खटाई में। यानी मान लो आपका बनता है दही, तो दूध की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। पहले आपने क्या बनाया? आपने बनाया भाई सिंपल एक नींबू का रस ले लिया और आप उसको क्या करेंगे? पहले दूध अलग से रखेंगे तो देखेंगे दूध पहले कंप्लीट रूप से पूरा 100% आपका दूध ही है। तब तो उत्पाद कुछ नहीं है, दही है नहीं, कुछ भी नहीं, 1% भी दही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम उस पर थोड़ा सा नींबू का रस मिला दे तो समय के साथ साथ वो जो है दूध में कमी होता जाएगा और परिवर्तन होगा, दही, दही में वृद्धि होगी। तो हमेशा यदि हम कह देंगे कि अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कमी बटा हम लिख सकते हैं समयांतराल। क्या? समयांतराल। बिल्कुल सही लिख दिए सर। ये माइनस, माइनस किस चिन्ह का प्रतीक है? मतलब किस बात की प्रतीक है? तो माइनस ये बताता है कि अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है। दूसरा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटा समय अंतराल। ये प्लस में होगा। ये प्लस में क्यों होगा बच्चा लोग? सबको पता है भाई कि जो हमारा उत्पाद है वो बढ़ेगा ही, घटेगा तो है ही नहीं।
ये भी समय अंतराल था, शुद्ध नहीं लिखा था इसलिए मैंने शुद्ध कर दिया। ये लो, तो अभिक्रिया की जो दर है वो समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन के बराबर होता है या उत्पाद के परिवर्तन के बराबर होता है, इसे हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। ये चीज मैंने कल समझाया था। तो अभिक्रिया की दर भी समझ गए। चैप्टर का नाम रासायनिक बलगतिकी है भाई, तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा आप रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया और उसमें जो भी क्रिया विधि हो रही है उसका अध्ययन, यही चीज तो हमें पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में रसायन जो है, यहाँ पर जो आपका भौतिक रसायन की एक प्रकार की शाखा है जिसके अंतर्गत होने वाली रासायनिक विभिन्न प्रकार की रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक अपक्रिया में होने वाली क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। जिसमें हमने कल आपको अभिक्रिया की दर को भी समझाया था कि समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, अभिक्रिया का दर। अब ये किस प्रकार से प्रभावित होता है, किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं कारक, यहां तक क्लियर है। इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि प्यारे बच्चों मुझे अभी बहुत कुछ समझाना है। देखो जरा, पहला नंबर लिखा है अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो वो अभिक्रिया उसके अणु परमाणु पर निर्भर करती है। जैसे मैंने कहा, इसमें एक पदार्थ ले लिया, इस पदार्थ में कोई भी मतलब इस पात्र में कोई भी पदार्थ ले लिया। अब इस पदार्थ में इसके अणु परमाणु आयन होंगे, है ना, ये अणु होंगे, छोटे छोटे परमाणु होंगे और इन्हीं अणु परमाणुओं का क्या होगा, टक्कर होगा, तब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और जितने परमाणुओं के बीच टक्कर होगा, जितना ज्यादा टक्कर होगा मेरे बच्चों, उसकी रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही अधिक होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपके पास परमाणुओं की संख्या में वृद्धि कर दी गई या आपके अणुओं की संख्या में वृद्धि कर दी गई, तो जो अणुओं की संख्या बढ़ने के कारण उसमें कणों के बीच जो टक्कर है वो बढ़ जाती है, और टक्कर जितना अधिक होता है रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही ज्यादा संपन्न होती है। समझ में नहीं आया सर, क्या बता रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं कि दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया में करा रहा हूं, तो रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होगा जब उनके अणुओं परमाणुओं या आयनों के बीच टक्कर होगा। अब जैसे ही मैंने दो पदार्थों को मिलाया तो उनके बीच टक्कर हुई और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगी? कुल मिलाकर के उनके कणों के टक्कर पर। तो यदि अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दे, सांद्रण मतलब गाढ़ापन, यानी अणुओं परमाणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो पहला नंबर जो है, अभिकारकों का सांद्रण यदि बढ़ा दें, जो भी अभिकारक, अभिकारक किसे कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे मैं किसी पदार्थ में NaCl मिलाता हूं तो NaCl का सांद्रण बढ़ा दूं, NaCl की मात्रा बढ़ा दूं, तो आयनों की संख्या वृद्धि हो जाएगी और क्रिया तेजी गति से संपन्न होगा। क्योंकि सांद्रण बढ़ाने से, अभिकारक के सांद्रण बढ़ाने से भाई उसके अणुओं में या उसके परमाणुओं में वृद्धि हो जाती है या उनके कणों में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रभावी टक्कर बढ़ जाते हैं। और टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण, रासायनिक अभिक्रिया तीव्र होती है। हमने चालकता आपको पढ़ाया था, याद होगा कि सांद्रता यदि बढ़ा दे तो चालकता के मान में कमी आती है। वो तो भाई उसमें इलेक्ट्रॉन की गति पर निर्भर करता है, यहाँ पे गति पर निर्भर नहीं करता। यहाँ तो टक्कर हुए रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराना है। लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है कि सर चालकता में जो हम सांद्रता यदि बढ़ा देते हैं तो चालकता में कमी होती है, इसका कारण क्या है? तो चालकता अलग है, अभिक्रिया की दर अलग है। अभिक्रिया का दर तो कहने का मतलब कुल मिलाकर अणुओं परमाणु या उनके कणों में टक्कर है। जितना ज्यादा कण टकराएंगे, जितना ज्यादा कणों के बीच टक्कर होगा, उसकी रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही अधिक होगी। तो हमने क्या कहा कि यदि अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दें तो अभिकारक के कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रभावी टक्कर बढ़ जाते हैं और अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। लो लिख लो भाई साहब, मैं जितना बोलता हूं उतना लिख लो अपनी भाषा में, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। 2-2 लाइन लिखना है, सभी के 2-2 लाइन लिखना है। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में वृद्धि करने से अभिकारक के कणों की संख्या, उसके कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रभावी टक्कर बढ़ जाते हैं और प्रभावी टक्कर बढ़ने के कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब सांद्रता जो भी है, अभिक्रिया की दर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है। मैं आपको यदि कह दूं, जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती है किसके? सांद्रता के। किसके? सांद्रता के।
यानी किसी भी अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा भाई साहब अभिक्रिया का ताप। ताप मतलब हीट, एनर्जी। और आपको पता है कि पानी को आप नॉर्मल रखो तो पानी के अणुओं में गति समझ में नहीं आता, लेकिन पानी को आप नीचे से गर्म कर दो तो पानी उबलने लगता है। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इनके अणु सक्रिय हो चुके हैं, इनके अणु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। आप एक साधारण पानी ले लो और एक आप गर्म पानी ले लो। जब आप गर्म पानी की बात करोगे और उसमें NaCl मिला देना, ठीक है, देखो जरा NaCl आप मिला देना किसमें, गर्म पानी में, गर्म पानी में। और आप घर में देखना और एक NaCl मिलाना आप ठंडे पानी में, किसमें, ठंडे पानी में। फिर आप बताना भाई साहब अभिक्रिया किसमें ज्यादा होता है। तो जो NaCl यानी नमक है वो गर्म पानी में ज्यादा विलय होगा, ज्यादा मात्रा में अभिक्रिया संपन्न कराएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया सस्ता दे दिया हूं, आप अपने घर में कर सकते हो। एक गिलास में आप गर्म पानी ले लेना और एक गिलास में आप ठंडा पानी ले लेना, फिर प्रैक्टिकल कर लेना। फिर आप देखोगे कि जो गर्म पानी है उसमें NaCl अधिक मात्रा में विलय हो रहा है और ये जो आपका NaCl ठंडा पानी में कम मात्रा में विलय हो रहा है। क्योंकि इसका कारण होता है ना, देखो सबसे मोस्ट यहाँ पे मुद्दा है अणुओं के बीच या परमाणुओं के बीच या कणों के बीच टक्कर। अब हम जितना तेजी से गति करेंगे, यदि बीच में कोई सामने व्यक्ति आएगा उससे हम उतनी ही तेजी से टक्कर भी करेंगे, ये सब 100% है। मान लीजिए कोई सिंपल चला रहा होता है बाइक और जब कहीं पे एक्सीडेंट होता है उसका तो नॉर्मल चोट आती है, लेकिन जो फास्ट चल रहा है 80 की रफ्तार में, यानी 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में वो चल रहा है, तो फिर उसका यदि एक्सीडेंट होता है तो पता नहीं कहीं पैर तो कहीं सिर, ऐसा भी हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हो, या कि आकस्मिक वहां पे मृत्यु भी हो जाती है। इसका कारण है कि टक्कर ज्यादा हुआ, और टक्कर ज्यादा हुआ तो फिर वहां पर रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तेजी गति से गति बहुत ज्यादा हो गई थी। अब भाई एनर्जी है, जब हम किसी भी अभिकारक को एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और जब गर्म कर रहे हैं तो होता क्या है कि जो उसके कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, वो ताप से एनर्जी लेते हैं। गर्म जो कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो तापीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल दिए, तो वो जो अणु है गति करने लगे, और जब अणुओं की गति बढ़ गई तो टक्कर भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और टक्कर की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया का दर भी हमारा बढ़ जाएगा। यानी तापमान में वृद्धि करने से, ताप बढ़ाने से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम ताप बढ़ा देंगे तो उसके जो कण होंगे उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, और फलस्वरूप टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी और रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कौन बच्चा याद नहीं कर पाएगा यार? कौन है जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा उसकी मैं बात छोड़ देता हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा रहा, मैं समझा रहा हूं, तो गारंटेड वो समझ पा रहा होगा कि यदि कोई पदार्थ कहीं ना कहीं से एनर्जी ले रहा है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, और गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो टक्कर तेजी गति से होगा, संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही अधिक फास्ट होगी। ऐसा माना जाता है कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। यानी किसी अभिकारक में 10 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लेना। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। यानी किसी भी अभिकारक में हम ताप को वृद्धि करें, किसी अभिकारक के ताप को वृद्धि करें, तो 10 डिग्री सेल्सियस यदि ताप बढ़ा देते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस? 10 डिग्री सेल्सियस, तो फिर अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। ये हमारा हो गया कौन सा भाई साहब? अभिक्रिया का ताप। अब तीसरा नंबर देखना, अभिकारकों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब यह है भाई साहब कि कुछ अभिकारक ज्यादा मात्रा में क्रियाशील होते हैं, कुछ अभिकारक कम मात्रा में क्रियाशील होते हैं, या कि जैसे कोई भी अभिकारक ध्रुवीय रूप है, ध्रुवीय मतलब आयन के रूप में है, तो उसकी अभिक्रिया ज्यादा होगी। यदि कोई अभिकारक आयनिक यौगिक के रूप में है, यानी आयन के रूप में है, ध्रुवीय मतलब ध्रुव है यानी प्लस माइनस है, आयन में भी प्लस माइनस होता है, तो जो आपका, यदि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आयनिक यौगिक,
प्रकृति की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखो अभिकारकों की प्रकृति, यानी अभिकारक जैसे हमने लिया NaCl। NaCl जब टूटता है, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, NaCl जब टूटता है तो ये क्या बनाता है बच्चा, यहाँ पर बनाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यदि आपका HCl टूटता है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये क्या है, ये है आयनिक यौगिक। ये क्या है, आयनिक यौगिक है। कौन से यौगिक है, आयनिक यौगिक। तो यदि हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि अभिकारक आयनिक यौगिक के रूप में है या आयनिक पदार्थ हैं तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब तीव्रता से होगी, और यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपके ध्रुवीय है तब पर भी रासायनिक अभिक्रिया तीव्र से होती है। किंतु वहां पर यदि अध्रुवीय यौगिक आ गए, आणविक यौगिक आ गए तो फिर वहां पे रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से होती है। उतना मंद नहीं कि बिल्कुल मंद 6 महीने में जंग लगने का एग्जाम्पल बता दो, ऐसा नहीं है। होगा 1 सेकंड 2 सेकंड में, बाकी तो भाई साहब यदि जो आयनिक होगी तो मिली सेकंड में, बहुत कम समय में हो जाता है। ठीक है, तो ये अभिकारकों की प्रकृति हो गई, यानी प्रकृति कैसी है ऐसा आप लिखोगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यदि आयनिक यौगिक है तो उनकी रासायनिक अभिक्रिया तीव्र होती है, उसी के जगह यदि आणविक यौगिक है तो अपेक्षाकृत रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी सी मंद गति से होती है। बोले सर इतना लंबा चौड़ा लिखा दिए, कहां से बनेगा, लिखो ना, वीडियो पॉज करो लिखो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि जैसे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपका आयनिक है तो फिर रासायनिक अभिक्रिया तेज होगी, मतलब तेजी गति से होगी। यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपका ध्रुवीय है तो रासायनिक अभिक्रिया तीक्ष्ण मतलब तेजी गति से होगी। किंतु उसी के जगह यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आणविक अभिकारक है यानी आणविक पदार्थ है तो अपेक्षाकृत अभिक्रिया धीमी गति से होगी। सिंपल है, समझ में आ गया। इसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है बच्चा लोग, वो है हमारा उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब कहोगे उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक का मतलब है ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा बताता हूं आपके दैनिक जीवन से रिलेट करके। आपके जीवन में एक ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो हो सकता है आपको यहां तक बढ़ाने में मदद किया हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रखता हो, हमेशा आपको मोटिवेट रखता हो। आप जब भी नर्वस होते हो तो उसी के पास जाते हो और आप उसी से ज्ञान लेते हो कि वास्तव में हमें आगे क्या करना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे लोग कि किसे चूज करते हो। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि जब भी वो डिमोटिवेट होते हैं, नर्वस होते हैं, तो वो ऐसे भी व्यक्ति के पास चले जाते हैं कि वो व्यक्ति और उसको गड्ढे में गिरा देता है। तो एक टीचर ही आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके जीवन को, भविष्य को बना देता है। आपके जो भी लक्ष्य होते हैं उसको वो आपको वहां तक उसे पहुंचा देता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके जीवन को क्या करते हैं, गर्त में डाल देते हैं। जैसे आप कुछ अच्छा काम करने गए, किसी से पूछे भाई करना चाहिए, बोले कहां करोगे, ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, इसे तुम कर नहीं सकते, ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम मत करो। तो व्यक्ति सोचता सही है यार, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ ही नहीं कर सकता हूं। तो फिर वहां पे वो व्यक्ति नहीं करता है। तो जीवन में दोनों प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, एक आपके सोच को आगे बढ़ाते हैं और एक आपके सोच को नीचे गिराते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि कहीं व्यक्ति हमसे ना आगे बढ़ जाए। तो कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में आपके साथ चलेगा नहीं, केवल आपको या तो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो सच्चे इंसान होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वाकई में वो आपके जीवन में कभी, चाहे वो भले कितने कमजोर हो, धन से कितने मतलब निर्धन हो, कुल मिलाकर के धन में उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा सही सोच रखते हैं और दूसरों को भी सही गाइडेंस करते हैं, सही रास्ता बताते हैं। टीचर या आपके जीवन में जो शिक्षक होते हैं वो हमेशा, चाहे उनका लॉस हो, है ना, चाहे वो जीरो प्रॉफिट पे चल रहे हो, लेकिन हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं और यही करते हैं बच्चा आगे बढ़ो। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में भी होती, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, यानी कुछ घटा भी सकते हैं। उत्प्रेरक क्या है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, कुछ नहीं बदलेंगे। हम आज इस रास्ते पर है, हम यहीं पर रहेंगे। टीचर आपको राह दिखाता है, वो जाता नहीं है कहीं, राह पर तो आप चलते हो, मंजिल को तो आप प्राप्त करते हो। टीचर तो एक नमूना का नमूना ही है, वो जहां था वहीं रहता है। तो भाई साहब उत्प्रेरक भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे आपके घर में यदि दाल ना पक रहा हो, समझ रहे हो, तो उसमें मीठा सोडा, खाने का सोडा मिला दो, दाल आसानी से पक जाता है।
क्योंकि भाई साहब वो एक उत्प्रेरक का काम कर रहा होता है, समझ रहे हैं। तो यही चीज है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक, चूंकि आप लिखोगे उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, किंतु स्वयं में अपरिवर्तित रहता है। इसलिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ भी सकती है और मंद भी हो सकती है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूं, अभी मैं केवल समझा रहा हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला नंबर है आपका, ये देखो, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो भाई साहब उसकी रासायनिक अपक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। अब इसको कैसे समझे सर, इसको हम कैसे समझें? यहां पर थोड़ा सा एक मैं एरिया बनाता हूं कि जैसे मेरे पास एक पदार्थ है, देखो जरा, इतना बड़ा एक पदार्थ है। अभी केवल इसका एरिया कहां होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करके एरिया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को मैं काट काट करके छोटा टुकड़ा बना दूं, कई सारे टुकड़े बना दूं, कई सारे टुकड़े, तो उन टुकड़े का जो एरिया है ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो कैसे बढ़ जाएगी सर, समझ भी नहीं आ रहा है। अरे रुको भाई रुको, मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा एरिया है, तो अभी क्या है भाई साहब, जैसे देखो जरा, ये मेरा बुक है, ये मेरा बुक है, इसका क्षेत्रफल देखो तो ऊपर हो सकता है, नीचे, ये दाएं बाएं। यदि इसी को मैं बीच से काट दूं तो 2 पृष्ठ और बन जाएंगे, फिर इसको ऐसे काट दूं तो 2 पृष्ठ और बन जाएंगे, फिर इसको और छोटा काटूं तो पृष्ठ का निर्माण होता जाएगा। ये पृष्ठ तो रहेंगे ही, बट जाएंगे बात अलग है, पृष्ठ तो रहेंगे ही। मैंने कहा भाई साहब अभी ये जो था, मान लीजिए ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे करके है, उसको मैंने बीच से काट दिया, 2 पृष्ठ और बन गए, ऐसे भी काट दिया, 2 पृष्ठ और बन गए, फिर से और छोटा कर दिया और पृष्ठ बन गए। मतलब मैं यदि किसी पदार्थ को जितने छोटे रूप में बदलूंगा उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना अधिक होगा। समझ में आ रहा है? नहीं बन रहा है भाई साहब? आप देखो, यदि बुक को आप पेज बाई पेज कर दो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और एक सिंपल बुक है तो क्षेत्रफल कम है। बुक से पेज पेज अलग करके आप पूरे कमरा में लगा सकते हो भाई साहब, पूरा कमरा भर जाएगा। लेकिन यदि बुक को एक जगह रख दो, ऐसे मैंने कहा भाई ये आपके पास एक छोटा सा पदार्थ है, इसको मैंने रख दिया, तो अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे इतना ही होगा। इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया तो 2 खंड और बन गए। जैसे आप ईंटा देख लो, ईंटा को तोड़ोगे तो 2 पृष्ठ और बन जाते हैं। इसी प्रकार और उसे छोटा करोगे तो जो पहले का पृष्ठ वो बदलेगा, वो तो है, भले ही टुकड़ों में अलग अलग भाग में चला जाएगा, लेकिन नए पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि अभिकारकों के पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने अभिकारक का जो मान लीजिए कण है जितना छोटा होता है उसमें अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। किसी भी अभिकारक में जो कणों की जो कणों का आकार कह सकते हैं ना, कणों का आकार जितना कम होता है, कणों का आकार जितना छोटा होता है, जितने सूक्ष्म कण होते हैं, रासायनिक अपक्रिया की दर उतनी ही अधिक होती है। समझ में आ गया? सारा चीज नोट्स में अवेलेबल है, ये कांटेक्ट नंबर है। नोट्स मात्र 100 रुपए, जो आप एक दिन का खर्चा उठाते हो आप किसी की रेस्टोरेंट में जाकर। समझ रहे हो? थाली लगती है एक बार खाने का, मतलब एक भोजन खाओ, मतलब एक बार भोजन करोगे तो 100 रुपए लग जाएगा, इतने में आप नोट्स ले सकते हो। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझ लिए होंगे कि भाई मैंने कहा कि यदि क्षेत्रफल बढ़ जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सिंपल। विकिरण का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो विकिरण की उपस्थिति में होती है। आप सोचो टार्च लगा दो तो प्रकाश संश्लेषण होगा? तो नहीं होगा, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो विकिरण की उपस्थिति में होते हैं। यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होंगे तो और तीव्रता से गति करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि यदि आपका HCl का निर्माण है, देखो जरा, यदि H2 और Cl2 ये क्रिया करें तो HCl 2HCl बनाएंगे। यदि अंधेरे में ये क्रिया करते हैं, किसमें? अंधेरे में, तो मंद गति से बनता है, मंद गति से बनता है। और यदि यही H2 + Cl2 बनाए 2HCl, H न्यू यानी सनलाइट, अब देखो इसको भी बता दूंगा भाई साहब, तो ये तीव्र गति से होगा, तीव्र गति से ये संपन्न होगा, क्योंकि भाई साहब यहां पर ये जो विकिरण है वो अपनी एनर्जी इन पदार्थों के कणों को दे देते हैं। जो आपका सूर्य से आने वाली विकिरणें हैं किस रूप में रहती हैं?
तो प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहते हैं। इस एक बंडल को कहते हैं फोटान, और इस फोटान का मान होता है h, और इसी को लेता है कण, और जब कण लेता है तो एनर्जी प्राप्त कर लेता है, और जब एनर्जी प्राप्त कर लिया तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कुछ समझ में आया कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो एक आपका अभिकारक, दूसरा अभिकारक तत्पर तैयार है अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए। विकिरण का प्रभाव पड़ा, विकिरण करता क्या है, अपनी एनर्जी जो है अभिकारक के कणों को दे देता है। विकिरण का काम क्या है, अपनी एनर्जी को अभिकारक के कणों को दे देता है, और ये जो अभिकारक है एनर्जी जब प्राप्त कर लिए तो अभिक्रिया की दर इसमें बढ़ जाती है। तो विकिरण का प्रभाव, विकिरण के प्रभाव से मंद अभिक्रियाएं भी तीव्र गति से संपन्न होती है। यानी विकिरण में जो आपका एनर्जी होता है वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है, अभिकारक के कणों पर चला जाता है। यानी जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया है ना, विकिरण की अनुपस्थिति में यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में मंद गति से संपन्न होती है, लेकिन वहीं पर जब प्रकाश की उपस्थित होती है तो फिर आपका जो अभिक्रिया है तीव्र गति से संपन्न हो जाता है। क्योंकि जो विकिरण में फोटान है यानी जो ऊर्जा है वो किसको दे देता है भाई साहब, अणुओं को दे देता है उत्तेजित करने के लिए। उत्तेजित का मतलब भाई उसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए। तो ये कितने हो गए सर, 6 हो गए। लास्ट में आपका आ गया दाब का प्रभाव। यदि दाब में क्या करेंगे, दाब का मतलब ये होता है जैसे हम अभिकारक गैसीय माध्यम में लेते हैं, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ये बनाता है NH3, तो 3 और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लो। तो यहां पर देखो कितना हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो यहां पर 3 आयतन और 1 मतलब 4 लीटर यदि यहां पर गैस है तो यहां पर बना कितना लीटर, 2 लीटर। तो यहां पर क्या लगाया गया, दाब लगाया गया। देखो जरा, 3 लीटर हाइड्रोजन था, 1 लीटर नाइट्रोजन था, लेकिन जब अमोनिया बना तो 2 लीटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जो आयतन है वो प्रेशर के व्युत्क्रम है। ये आपने पढ़ा 11th क्लास में कि भाई जो आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है गैसीय पदार्थों के लिए। गैस का यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी होगी और गैस लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। जितना हम दाब बढ़ाते जाएंगे उसके आयतन में उतनी ही कमी आती जाएगी। आपके सिलेंडर में 15 लीटर भरा होता है और उसको जब आप हिलाओगे तो ऐसा लगता है इसमें पानी भरा है, वो हिल रहा होता है तरल पदार्थ जैसे। क्यों? क्योंकि उसमें इतना अधिक दाब लगाया रहता है कि वो जो अणु है इतने पास पास होते हैं कि वो तरल अवस्था के रूप में हो जाते हैं। और जैसे उसे आप खोलोगे तो जब वहां से वो गैस निकलेगा तो वो जबकि तरल नहीं होता, वो गैस के माध्यम में होता है, उसका दाब कम हो जाता है और तीव्रता से निकलता है। देख लो आप लोग, कभी भी आप देख लेना, गैस को निकाल कर देखो, यदि उसको आप खोल दो तो तीव्रता के साथ निकलता है। अंदर का दाब बहुत ज्यादा होता है, अंदर का दाब ज्यादा होता है। नहीं तो 15 लीटर गैस आप सोच सकते हो इतने छोटो से डब्बा में, यानी मतलब लोहे के टैंक में भरा रहता है। एक छोटा सा टैंक होता है, इतना होता ही है, समझ लो कैमरा के, समझ रहे हो, मतलब ये बोर्ड का आधा इतना रहता है। तो इसमें 15 लीटर हमारा आ जाता है। इसका कारण क्या है, दाब का प्रभाव। तो रासायनिक अभिक्रिया में भी दाब का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। जैसे मैंने यहाँ पर समझाई दिया कि हमने हाइड्रोजन का 3 आयतन, नाइट्रोजन का 1 आयतन लिया, कुल मिलाकर 4 आयतन। यानी सपोज दैट 3 लीटर हाइड्रोजन गैस, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस ले लिए और जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराए तो दाब लगाए, अत्यधिक दाब लगाए, जितना ज्यादा हो सके दबाव कर दिए, यानी दाब लगा दिए, तो हमारा क्या मिल गया, अमोनिया मिला। और अमोनिया का जो आयतन है 2 आयतन मिला, मतलब 2 लीटर है। तो देखो 4 लीटर हमने स्टार्टिंग में लिया था, मिलने बाद जो हमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ 2 लीटर कम हुआ, मतलब दाब बढ़ाए। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में दाब का भी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बच्चा लोग कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि 3 से 4 आप नहीं तैयार कर सकते हो, और 4 तैयार कर लिए ना तो 7 में से 4 आप पढ़ लिए तो आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, आप एग्जाम में अच्छे तरीके से कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। बच्चा लोग नोट्स किस बात की देरी है, नोट्स जरूर ले लें। मैं सभी से गुजारिश करता हूं, इतना आप एक दिन में यदि ये कहीं भी जाते हैं तो खर्च कर देते हैं, इसलिए आप लोग बेहतर तैयारी करने के लिए अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।